नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज की वीडियो में हमारा मुद्दा है एक बार फिर से दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का। जी हाँ, दिशा सालियन राजपूत का बात करें तो हम जो मामला जो है हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है एडवोकेट एम ए शेख और साजिद खान के द्वारा, उसकी सुनवाई जो है 8 दिसंबर को है। क्या सुनवाई होने वाली है, क्या उसमें मांग की गई है, इसी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। क्या इसमें आदित्य ठाकरे मुश्किल में पड़ सकते हैं? हमारे साथ में है एडवोकेट शेख सईद। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जो ये मामला दाखिल है बॉम्बे हाई कोर्ट में, एम ए शेख और साजिद खान ने जो इम्प्लीमेंट दाखिल किया है कि इस मामले को फिर से जांच पड़ताल किया जाए और इसमें खासकर आदित्य ठाकरे को जो है नार्को टेस्ट किया जाए, तो क्या लगता है आपको? क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इसका आदेश देगी? हाँ, एक जो इन्होंने पिल वगैरह जो डाला हुआ है जी, वो उसकी डेट है ना 6 दिसंबर है जी। तो जो 6 दिसंबर को जो बोर्ड पे आने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अपने मराठा आरक्षण का भी मुद्दा लिया हुआ है और दुनिया भर के केसेस वगैरह पेंडिंग है। हम लोग तो चाहते हैं कि मामला जो भी है वो जल्दी न्यायपूर्ण तरीके से हो, मगर ऐसा इतना जल्दी होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन लोग जिस तरह से 1 महीने से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से उन लोग का एविडेंस वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि पिटीशन हम लोग ने देखा नहीं और पिटीशन में उन लोग ने एग्जिबिट के हिसाब से किस तरह से उन लोग ने एविडेंस वगैरह डाले हुए हैं 208 के चक्कर में या 206 के चक्कर में, मगर जो एविडेंस के बेस पर ही जो भी निर्णय है अदालत लेंगी, मगर उसी दिन या उसी दौरान होगा वो जरूरी नहीं लग रहा है। मगर फिर भी हम लोग को ऐसा एक उम्मीद है कि 2024 के पहले कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। तो शेख सईद साहब बताइए कि जो दिसंबर जो 8 तारीख को जो आने वाला है सुनवाई, 6 तारीख को सुनवाई आने वाली है, इसमें आदित्य ठाकरे को क्या कोई झटका लग सकता है क्या? क्योंकि तो सब हर जगह यही चर्चा है कि आदित्य ठाकरे को लेकर जो है खासकर उनके फैमिली जो है काफ़ी परेशान है। अभी बीच में जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने जो बयान दिया था कि एक एमएलए के द्वारा जो है उनको 50 करोड़ की ऑफर दी गई थी और ये मामला जो है राष्ट्रपति तक गया है। राष्ट्रपति जी ने जो है यहाँ पर जाँच का आदेश भी दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ऐसा लगता है आपको? अभी इन लोगों ने जो पिटीशन डाली हुई है उसके हिसाब से ओझा जी या जो भी उन लोगों ने बोला है, मैंने तो 200 करोड़ तक की बात सुनी है, पर होता क्या है कि उन्होंने सिर्फ एक टावर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो मोबाइल टावर है कि वही मलाड के विसिनिटी में हो, उनको पाया गया है। और उसके अंदर सिर्फ आदित्य ठाकरे नहीं है, वो आदित्य पंचोली का लड़का सूरज पंचोली भी है और डिनो मोरियो करके एक मॉडल है जिसका भी नाम है, और तीनों जिनका लोकेशन इन लोग बोल रहे कि वही हो रहा है, क्योंकि दिशा सालियन ने 8 जून 2020 को मलाड में ही जो बिल्डिंग है वहां से ही कूद के उन्होंने आत्महत्या वगैरह की थी। पर इन लोगों का बोलने का मतलब ये है कि इन लोगों ने मिलकर सब ये कारस्थान किया हुआ है। तो जब तक एविडेंस वगैरह आ नहीं रहा है और जब तक अदालत कोई संज्ञान नहीं लेती या कोर्ट उसके अंदर डिसीजन नहीं लेती या उन लोग के ऐसा एविडेंस एक्ट अगर प्राइमा फेशिया जो एविडेंस है उसके हिसाब से ही उन लोग का जो भी निर्णय वगैरह आएगा उसके ऊपर के बाद ही अपन बोल सकते हैं कि आदित्य जी को उसके अंदर तकलीफ है या नहीं है या क्या है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जो अपन बोल नहीं सकते। कि जैसे विल्सन कॉलेज के पीछे एक बंगला है, वहाँ उन लोग हैकिंग करते थे, या फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन, या बहुत सारे ऐसे आरोप उन लोग ने लगाए हुए गैंग रेप के। तो ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी अतिशयोक्ति है, क्योंकि आरोप गढ़ना, आरोप मढ़ना और उसको एग्जैक्टली एविडेंस एक्ट के तहत एकदम परफेक्ट डाल के पीआईएल को एकदम अच्छे सुखरूप ढंग से डालना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सही साहब बताइए कि जो इन्होंने हाई कोर्ट में जो डाला हुआ है एप्लीकेशन एम ए शेख और साजिद खान, क्या उसकी कॉपी आपने देखा है? क्या उसमें लिखा हुआ है? क्या डिमांड की गई है उसमें? उन्होंने ना 3-4 चीज़ों का उसके अंदर उल्लेख किया हुआ है, जिस हिसाब से मुझे जानकारी मिली हुई है। उसके अंदर एक तो टावर का दिया हुआ है और ऊपर से 2-3 चीज़ ऐसी बोली गई है कि मातृश्री से उन लोग को मतलब वहाँ से ही पूरा कार्टेल वगैरह चलता था या इन लोग ड्रग्स में है, क्योंकि ये पूरे मामले में ऐसी खिचड़ी बन गई है, क्योंकि एनआईए वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट है, एनसीबी इन्वॉल्व है और प्लस सीआईटी जो एसआईटी वगैरह तो ऑलरेडी बनी हुई है दिसंबर 2020 में। पर 1 साल होने के बाद भी अगर जब कार्रवाई नहीं होती है तो राइट टू नो के हिसाब से एक सामान्य सिटीजन का भी अधिकार है कि एग्जैक्टली ये सब मामले में क्या हो रहा है,
क्योंकि एसएसआर या दिशा सालियन ये जो उन लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, ये लोगों की, सब लोग की एक भावना है। और एसएसआर आप देखने जाएंगे तो अगर खान ब्रदर्स को छोड़ दे, तीनों खान को, तो उसके बाद में सबसे बड़ी हस्तियां एक समझ लो सुपरस्टार बनने के जो भी लक्षण दिख रहे थे उनमें थे। तो लोगों की एक भावना है और लोग भी यही चाह रहे हैं कि ये जो भी है केस वगैरह, तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी 8 को ये दिशा सालियन इन लोग के बोलने के हिसाब से उनका मर्डर हुआ है, और 14 को ये खुद एसएसआर उसके अंदर अपने हिसाब से अपने जीवन को अंत कर देते। तो ये पूरा उन लोग ने एक वो बनाया हुआ है, फिर इसमें सचिन वाजे वगैरह ये वो सब नाम डाल के एक ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दी है और उसके हिसाब से चल रहा है। पर एग्जैक्टली अगर उन लोगों ने जो पीएल में अगर परफेक्ट डाला है या एविडेंस एक्ट के हिसाब से डाला है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 23 में नहीं तो भी 24 के नज़दीक में हम लोग को सबको एग्जिट किया हुआ है उसके बारे में हमको मालूम पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में भी देखने जाएंगे तो गुरुदत्त के केस में भी ऐसा हुआ था। सब लोग बोल रहे थे गुरुदत्त जी ने आत्महत्या की है, वो वहीदा रहमान के बोलने पर, या उसके हिसाब से, या वो गीता दत्त उनकी वाइफ थी, वो हमारे बच्चे को मिलने नहीं दे रही थी, ये है। मतलब बाद में मालूम पड़ रहा है कि फाइनेंशियल वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये हो रहा है कि कोई भी चीज़ या बड़े आदमी, और ये फर्स्ट तो ऐसा होने रहा है, फ्यूचर में भी होने ही वाला है, तो कभी भी बड़े आदमी के साथ ऐसा होता है तो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है। लोगों का एक ऐसा एक मंतव्य बन जाता है कि हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर में फाइंड आउट करके लोगों के समझ एकदम परफेक्ट ढंग से एक सच्ची बात लोगों को उजागर करनी चाहिए। सही जी, बताइए कि ये आदित्य जी भी जो है हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल चुके हैं कि इस मामले में जो है जब बार बार जो भी मैटर उठता है तो हर कोई जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमको भी इसमें छुटकारा चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल किया है। तो क्यों किया उन्होंने, उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसे कि उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से उन्होंने विनती की है कि इस मामले को मेरे को छुटकारा दो मेरे से? क्योंकि देखो, जब से इन लोग की गवर्नमेंट गई हुई है तब से ये जो मैटर है वो ज़्यादा है ना पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो उनको भी ऐसा लग रहा है, और हर एक्यूज्ड का राइट्स है। कोई भी जाके आप अपने हिसाब से उसमें आप एंटीसिपेटरी भी डाल सकते हो, आपके वकील के थ्रू उसके अंदर संज्ञान भी ले सकते हो, और आप अपने हिसाब से रिप्लाई फाइल भी कर सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन वो आरोपी तो है नहीं, आरोपी नहीं है, पर अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कोई चीज, तो इसके लिए क्यों फिर हाई कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? नहीं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर 226 के अंडर में एक हर नागरिक को एक हक दिया गया है कि आपके ऊपर जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पा रही, या आपको कोई ना कोई चीज़ से आपके करियर में बाधा हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप कोर्ट का आश्रय ले सकते हो। उसमें मतलब वो नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत किया है। तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इनको क्लीन चिट देगी या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? कैसा है, देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, ये जब भी है ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में बहुत सारी अड़चनें भी आती है। और मैं जैसे आपको स्टार्टिंग से बोला कि स्टार्टिंग से यहाँ पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, तो ऑन द स्पॉट उनको हो सकता है ना डिसीजन मिले, मगर आने वाले वक्त के अंदर 1 साल में या 6-8 महीने में डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से डेफिनेटली मिलेंगे मुझे। क्योंकि कोर्ट का जो रूल है आयोग ने फॉलो नहीं किया या किसी और व्यक्ति ने फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए भी हम लोग हमारे हिसाब से कोर्ट में जा सकते हैं। और वही काम इन लोग ने किया हुआ है। ये जो पीआई लेके गए हुए उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि आयोग ने बराबर काम नहीं किया, एविडेंस और ये साजिद खान। हाँ, क्योंकि कैसा है, अभी देखिए, जब सालियन का मर्डर हुआ तो उसका वो एक राहुल रॉय करके एक उसका मंगेतर था उधर, तो उसका भी इन लोग ने बराबर वो नहीं लिया है, स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिया है। और एसएसआर के मामले में भी उसके वहाँ कोई मीठा नहीं करके था, पीठा नहीं करके, तो उसका भी उन लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिया। और 4 वर्कर या 4 नौकर लोग उधर थे, तो उन लोग का भी इन लोगों ने 5-6 जन का उन लोगों को लेना चाहिए। और जैसे उसकी बहन, अभी जैसे बहन के ऊपर भी आरोप लगे कि इसने मतलब ड्रग्स वगैरह दिया या कुछ भी दिया है, तो भी वो भी उन लोगों ने प्रूव नहीं कर पाए। और इन लोग गए थे हाईकोर्ट में, जैसे आपने बोला ना कि सब लोग क्यों हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो उसकी बहन भी हाईकोर्ट गई थी कि बाबा हमारे जो एफआईआर में हमारा नाम है स्कॉश करो 482 के अंडर में, मगर वो भी हुआ नहीं है। उसमें मिठू करके उसकी बहन को मिला, भाई प्रियंका को अभी तक मिला नहीं है, कोर्ट ने उसको मतलब राहत नहीं दी है। तो बोलने का मतलब ये है कि कुछ भी हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कोर्ट का सहारा ले सकते हो। एक सवाल और बार बार लोगों के बीच में आती है कि जब दिशा सालियन की जो बॉडी मिली बहुत आपत्तिजनक स्थिति मिली थी, क्या कोई बिना कपड़े का सुसाइड करता है? नंबर 1। नंबर 2, इसकी जांच सीबीआई भी की, इसकी जांच एसआईटी कर रही है और सीआईडी को भी दी गई है। तो इतना सब होने के बाद भी आज तक लोगों को
जो जो सवाल इसमें काफ़ी खड़े हैं, जवाब क्यों नहीं है मिल पा रहा है? इसके अंदर कैसा है, जैसे मैंने आपको अभी सेकंड टाइम बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का मामला है और आयो जो है सिंह साहब करके है, ज्ञानेश्वर सिंह करके, तो उसको उनके ऊपर पहले भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं एंटीलिया के केस के अंदर या अब ये वो वाजे के केस के अंदर। तो सब लोग को ऐसा लग रहा है कि लोगों को गुमराह करने की ये साजिश है। तो इसके हिसाब से आयोग का भी जो दायित्व बनता है लॉ के हिसाब से, क्योंकि लॉ के हिसाब से मेंटेन करके और एविडेंस प्रूफ भी एक डायरी मिली थी इनकी एसएसआर की, तो डायरी को भी इन लोगों ने बराबर मेंटेन नहीं किया। डायरी के अंदर बहुत सारे नाम थे एसएलबी के या बहुत सारे सलमान ये वो बहुत सारे लोग के नाम थे कि उन्होंने हमारे कैरियर के अंदर बाजारू बन के उसमें लिखा हुआ है वो सब। तो इन लोग ने वो उसके हिसाब से वो कार्रवाई नहीं की और ये जो सब चलता रहा। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एमएलए थे मनिंदर सिंह करके, तो उन्होंने भी जो ये करण जौहर ने जो ड्रग पार्टी रखी थी उसके खिलाफ भी उन्होंने मतलब एक केस वगैरह किया था, पर उसका भी कुछ मतलब ये सिंह साहब ने इतना बराबर फॉलोअप वगैरह नहीं किया था, तो उनको भी वहाँ भी वो करण जौहर को वो सब छूट मिल गई थी। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इतना होने के बाद भी, सीट बैठने के बाद भी, 1 साल होने के बाद भी अगर लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा जो एसएसआर है, इतना मतलब वो कायर आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था और वो हर जगह जाता था और एक फैन फॉलोइंग थी। तो ऐसी क्या बात आप पड़ी कि बाबा उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़े या ऐसा कौन सा मतलब दुख आ गया, तो वही लोगों को जानना है। इसकी वजह से ये पूरी जो चर्चा शस्त्र ये 1 महीने से यही सब चल रहा है और हम लोग भी और आपके दर्शक और सब लोग को भी दिल में यही है कि कम से कम ये हकीकत क्या है मालूम पड़े और ये मुद्दा जो भारत का है ये हकीकत में मुद्दे भारत के मुद्दे में ये डेफिनेटली ये मुद्दा आना चाहिए कि लोगों को छोटे से छोटे आदमी को भी जानने का हक है, राइट टू नो। तो क्या लगता है, मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या एसएसआर यार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन को जस्टिफाई मिलेगा? हाँ, ये देखिए जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक लीगल या एक जज या एक समझो एक अदालत ही एक ऐसा रास्ता है जो फाइनल है अपने पास के वहाँ से लोगों को न्याय मिलने की एक उम्मीद रहती है। अभी दिशा सालियन भी यंग लड़की थी, उसकी टैलेंट मैनेजर थी और उन्होंने बहुत सारा हेल्प भी किया था एसएसआर के कैरियर को मॉडिफाइड करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों ऐसे संलग्न थे, एक मित्र भी बोल सकते हो, मगर उसके अंदर क्या है फिर वो रिया का केस हो और वो बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो जो बात के ना पॉलिटिक्स के हिसाब से ना खिचड़ी बन जाती है। तो लोगों को मतलब लोगों तक लास्ट तक ये बात नहीं पहुंचती कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जन को जो कौन बताएगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन बताएगा? कोर्ट बताएंगे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी देखो ये क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने अभी तक डाली नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो जब तक अभी क्लोजर रिपोर्ट डालेंगे नहीं और जब तक इसका एंड नहीं होगा तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको एग्जैक्टली जो दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ेगा। थैंक यू सर, शेख सईद जी। तो ये थे शेख सईद जी, सीनियर एडवोकेट हैं मुंबई के और इन्होंने काफ़ी स्टडी की दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि आखिर में एग्जैक्ट हुआ क्या था और कैसे हुआ था, क्यों आखिर में इसकी असलियत जो है सामने नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम इनको अपने स्टूडियो में बुलाए और इनसे हम जानकारी लेना चाहते थे कि आखिर में सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियन को क्या न्याय मिल पाएगा या लोग जो चाहते हैं उसका सवाल का जवाब मिल पाएगा। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और हम भी चाहते हैं, हम जो है हमको जैसे भी खबर लगती है कि इसके बारे में किसी के पास जानकारी है तो हम उसको स्टूडियो में जरूर बुलाते हैं ताकि आप तक जो है उसका खबर, उसकी जो मैसेज है आप तक पहुंच सके। हमारा प्रयास यही रहेगा मुद्दा भारत चैनल में। तो आपको ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सईद जी, धन्यवाद, जय हिंद।